नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है प्रियांशु मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में। आज मैं अपने चैनल की शुरुआत, अपने टॉपिक की शुरुआत श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही अच्छे श्लोक के साथ करना चाहूंगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात समुचित आहार, व्यवहार, परिकल्पना, योग मात्र से ही जीवन का कल्याण संभव है। इसलिए अच्छा आहार लें, अच्छा योग करें और समुचित अपने विचार को हमेशा अच्छा बनाए रखें। इससे आपका हर तरीके का कल्याण संभव है। इसी के साथ मैं आज अपने दूसरे क्लास में आपको स्टार्ट करता हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला क्लास मैं ऑलरेडी आपका ले चुका हूं कल में, और उसमें हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जो था या सिलेबस जो था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ऑलरेडी बता दिया है। अब अगला क्लास या फिर आज का क्लास जो होना है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बाकी बची प्रॉपर्टीज। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थों के गुण। और उन टॉपिक्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था, कुछ गुणों के बारे में ऑलरेडी हमने समझ लिया था। जैसे कि इलास्टिसिटी को हमने समझा था एज एन इलास्टिक, जो हम अपनी जनरल सामान्य जीवन में इस्तेमाल करते हैं। सामान्य जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले इलास्टिक को यदि हम एक लिमिट तक फोर्स अप्लाई करें और उसको फिर हम ऐसा ही छोड़ दें तो वह अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाता है। और इसी प्रॉपर्टी को, उस इलास्टिक के इसी गुण को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। ऐसे ही बहुत से मटेरियल होते हैं जिनमें या स्टील हो, कंक्रीट हो, या फिर जो भी मटेरियल ऐसा है जिसमें हम फोर्स अप्लाई करें और वह फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें विकृति हो, उसमें परिवर्तन हो, लेकिन फोर्स को हटाने के पश्चात वह तुरंत अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाए। अर्थात उसकी लंबाई, चौड़ाई, आयतन या फिर किसी भी डायमेंशन में कोई चेंज ना आए, वो अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाए। उसकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। उसी के साथ हमने आपको यह बताया था कि दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी से आपका समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिसिटी जो होती है जस्ट आपका रेसिप्रोकल होती है इलास्टिसिटी के, यानी कन्वर्स ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब कि जैसा कि इलास्टिक होता है उसका जस्ट अपोजिट प्लास्टिक होता है। अब एक कोई प्लास्टिक मटेरियल आप लेते हैं, उसमें जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके डायमेंशन में चेंज आता है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि हम फोर्स को हटा दें और वो अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाए? ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो ये जो इस तरह की जो मटेरियल की प्रॉपर्टी या टेंडेंसी जो होती है, इस तरह का जो गुण होता है मटेरियल का, पदार्थ का, उसको हम बोलते हैं पदार्थ की प्लास्टिसिटी या फिर अप्रत्यास्थता या इनइलास्टिक नेचर। अब हम अप्रत्यास्थता क्यों बोल रहे हैं, इसको ऐसे समझिए आप इस चीज को, क्योंकि हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि कोई भी इलास्टिक मटेरियल जो होता है वो पॉसेस करता है प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। यानी कोई भी इलास्टिक मटेरियल जो है एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो इलास्टिक होता है, लेकिन एक लिमिट के अबव जाने के बाद वो एज अ प्लास्टिक बिहेव करने लगता है। फॉर एन एग्जांपल, कि अगर आप कोई रबर लेते हो या फिर आप कोई इलास्टिक लेते हो, लेकिन अगर आप उसको खींचते हो, उसकी लंबाई 10 mm 12 mm जो भी है, अगर आप उसको खींचते हो, कुछ बल लगाने के पश्चात हम अगर छोड़ देते हैं तो वो 12 mm जैसा था 12 mm के 12 mm ही बना रहेगा, 10 mm का 10 mm ही बना रहेगा। लेकिन अगर हमने एक लिमिट के बाद कुछ और बल बढ़ा दिया तो उसकी लंबाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है, कुछ ना कुछ स्ट्रेन आ जाता है। पदार्थ के इस गुण को हम बोलेंगे उसकी प्लास्टिसिटी। तो वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर इलास्टिक मटेरियल जो होता है वो कुछ ना कुछ प्लास्टिसिटी अपने अंदर रखता है, उसमें कुछ ना कुछ प्लास्टिसिटी होती ही होती है। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज हो गई आपकी। एक हो गई इलास्टिसिटी जिसे बोलते हैं प्रत्यास्थता, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई प्लास्टिसिटी जिसे बोलते हैं हम प्लास्टिकता या फिर अप्रत्यास्थता भी आप इसको कह सकते हैं। उदाहरण के लिए डेफिनेशन हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हिंदी में अगले हम कोशिश करेंगे कि हमारे अगली जो स्लाइड आए हैं, हमारे लेक्चर्स के जो भी स्लाइड हो वो हिंदी में होंगे। माफी चाहूंगा इसलिए इस चीज के लिए, क्योंकि मैंने ये भी जो भी स्लाइड तैयार करी है, जो भी हमारे पास स्लाइड अवेलेबल है अभी फिलहाल इंग्लिश में है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, मैं हिंदी में उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। आपकी जो स्टैंडर्ड बुक होंगी, जो आप जिन बुक से आप पढ़ते होंगे बीटीई यूपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके पास बुक अवेलेबल होगी, उसमें सारी डेफिनेशंस जो होंगी वो हिंदी में होंगी, आप उससे पढ़ सकते हैं।
लेकिन आपको उस चीज को मैं इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा। आपके सामान्य जीवन से संबंधित करते हुए मैं एक्सप्लेन करूंगा इस तरह से कि आपके सामान्य जीवन में जो चीजें होती हैं उसके अनुसार वो कैसे बिहेव कर रहा है, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। मटेरियल की अगली प्रॉपर्टी होती है, अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा एक चीज नोटिस करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। कोई भी इलास्टिक मटेरियल कब तक इलास्टिक होता है और किस एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो प्लास्टिक में बदल जाता है। होता क्या है कि जब भी किसी मटेरियल पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ आपका स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस का मतलब यह होता है कि जो लोड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द अप्लाइड ऑफ फोर्स इज नोन एज स्ट्रेस। यानी जो भी हम किसी भी मटेरियल में जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो जब हम डिवाइड करते हैं उस फोर्स को तो उस स्ट्रेस डेवलप होता है। एक्चुअल में स्ट्रेस जो होता है किसी भी मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी नहीं होता है। स्ट्रेस जो होता है वो डेवलप होता है स्ट्रेन की वजह से, डिफॉर्मेशन अर्थात विकृति। स्ट्रेन मतलब होता है विकृति और स्ट्रेस मतलब होता है आपका प्रतिबल। अब इस चीज को ऐसे समझिएगा कि जब भी किसी मटेरियल पे हम या किसी पदार्थ पे हम बल लगाते हैं तो बल लगाने के पश्चात ये होता है कि उसमें कुछ ना कुछ विकृति होती है। विकृति अर्थात उसके डायमेंशन में, उसकी विमाओं में, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या किसी भी विमा में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का उसकी वास्तविक विमा का जो अनुपात होता है, वास्तविक लेंथ या डायमेंशन का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन या फिर विकृति। अब ऐसे समझिए कि जब भी हम किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक पेन है, ये जो पेन है, अब अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करें, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करें, तनाव बल अप्लाई करें, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करें, पुश करें या पुल करें, तो इसमें कुछ ना कुछ विकृति आएगी। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर हम इसको खींचेंगे तो ये लंबा खींचेगा, दबाएंगे ये दबेगा। लेकिन होता क्या है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं हमको इसको पुल करने या पुश करने के बाद इसको फैलने या फिर दबने से। अब ये रजिस्टिव नेचर जो होता है, ये रजिस्टिव नेचर रिप्रेजेंट करता है उस मटेरियल के स्ट्रेस को। ऐसे समझिए कि अगर हम मान लें कि ये मटेरियल है, हमने खींचा, ये खींच तो रहा है लेकिन क्या उतना खींच रहा है जितना फोर्स हमने लगाया है? नहीं। अब मान लो भैया कि हमने कोई चीज खींचा नहीं, तो क्यों नहीं खींच रहा है? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ रजिस्टिव नेचर का फोर्स अप्लाई हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और यही रजिस्टिव नेचर का जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। परिभाषा स्वरूप हम पढ़ना चाहें तो लोड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द अप्लाइड लोड इज नोन एज स्ट्रेस। अर्थात किसी भी मटेरियल पे जो लोड पर यूनिट एरिया होता है, कि मान लो कि ये एक कोई मटेरियल है, हमने इस पे F फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अब F फोर्स अप्लाई करने के पश्चात इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लो A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो इसका A है, तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनरली हम P या सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आप कहीं कहीं P से रिप्रेजेंट कर देंगे, कहीं कहीं आप सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो नोटेशंस पे उस पे ध्यान बहुत ज्यादा मत जाइएगा, आप अपने अकॉर्डिंग नोटेशन डिसाइड कर सकते हैं, आप P से लिखना चाहते हैं या सिग्मा से लिखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी P इज इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसकी जो यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर हो गई। तो यहां से हमारा स्ट्रेस जो हो गया E इज इक्वल टू F अपॉन A, दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो SI यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई स्ट्रेस की। ये तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विकृति की। ये विकृति, ये हमारा है प्रतिबल। अब हम बात करते हैं विकृति की, स्ट्रेन।
द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेन। अब ये बहुत लेंथी सा डेफिनेशन है, किताबी डेफिनेशन, किताबी परिभाषाओं के आधार पर जाएंगे तो बहुत फंस के रह जाएंगे आप सब। तो इसको साधारण भाषा, आसान भाषा में ऐसे समझिए भैया कि अगर मान लो आपके पास कोई रबर है, कोई पेंसिल है, कुछ भी है, कोई भी ऐसा मटेरियल है, या फिर आप इस चीज को ऐसा समझिए कि आपके पास बिजली का कोई तार है ना, जनरली आपने देखा होगा। तो अब बिजली का जो तार होता है, अगर हम उसको खींचें, मान लो उसकी लंबाई, ये मान लो ये बिजली का तार है भाई, ठीक है, इसकी लंबाई है मान लो 2 मीटर, इसकी लंबाई है 2 मीटर, ये बिजली का तार है आपका, इसकी लंबाई है 2 मीटर। हमने इस पे अप्लाई किया पुल, यानी हमने फोर्स अप्लाई किया कितना, 2 किलो न्यूटन या 2 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई कर दिया इस पे मान लो। अब ये बिजली का तार है, हम 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो खींचेगा तो है ही। ये सामान्य जीवन में आपने देखा ही होगा, खींचते हो चीजें खींचती हैं, कहते हैं ना जब आप जितना खींचोगे उतना खींचेगा, दबा दो बात को। तो वैसे ही जिस तरीके से मटेरियल खींचता है, बातें खींचती हैं, बहुत सी चीजें खींचती हैं। जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, किसी पे फोर्स अप्लाई करोगे वो खींचेगा, तो मटेरियल है वो, तो मटेरियल तो स्वाभाविक सी बात है खींचेगा। आपको अभी खींचा जाए तो आप भी खींचोगे, एक पर्टिकुलर लिमिट तक खींचोगे, फिर उसके बाद फ्रैक्चर हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो वैसे ही मटेरियल है, मटेरियल को भी खींचोगे वो खींचेगा, तो मटेरियल खींचेगा। अब इसकी लेंथ में मान लिया हमने कि इनिशियल लेंथ 2 मीटर थी, अब इसकी लेंथ हो गई भैया 2.5 मीटर, ठीक है। तो इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना आया, 0.5 मीटर का। इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना आया, 0.5 मीटर का। तो विकृति यह कहता है, यानी स्ट्रेन ये कहता है ई कि चेंज इन लेंथ, यानी फोर्स स्ट्रेस अप्लाई करने के पश्चात, जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उसमें, उसके पश्चात जो परिवर्तन आ रहा है उसकी विमा में, उसकी डायमेंशन में, उसकी लेंथ में, उसका और उसकी एक्चुअल डायमेंशन का जो रेशियो है उसको हम बोलेंगे विकृति। क्या बोलेंगे, विकृति। फिर से नहीं समझ में आया, चीजों को हम फिर से आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समझिए चीजों को कि मान लो कि ये मटेरियल है, इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L, ये है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, ठीक है। फिर इसी मटेरियल पे जब हम फोर्स L अप्लाई किए तो हमारी इसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आया, दैट इज डेल्टा L। अब इसकी एक्चुअल लेंथ है L प्लस डेल्टा L, ठीक, फोर्स लगाने के पश्चात। अब हम आपसे पूछ लें भैया कि ये बताइए कि इसमें स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है। तो हमने आपसे क्या कहा कि जब हम बल लगाते हैं, बल लगाने के पश्चात जब कोई किसी भी मटेरियल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि फोर्स को रेजिस्ट करता है उसकी इलोंगेशन में, यानी उसकी स्ट्रेन होने में, तो रेजिस्टिव नेचर का जो फोर्स होता है वो कहलाता है प्रतिबल। यार ऐसा बोलो ना कि देखो ये बल है, ये बल है, अब बल को अपोज करेगा प्रतिबल, तो यानी जो अब वो बल हो, प्रतिबल होगा, स्ट्रेस होगा P, दैट विल बी, इसको पर यूनिट एरिया रजिस्ट कर रहा होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, मान लिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है A, तो इसका प्रतिबल हो जाएगा F/A, जिसकी यूनिट हमने आपको ऑलरेडी बता दी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए जरा कि जब हमने बल F लगा दिया तो इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा L। डेल्टा L परिवर्तन हुआ तो विकृति क्या हो जाएगी, चेंज इन लेंथ, यानी लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई, ये होता है आपका स्ट्रेन। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि जो स्ट्रेन होता है ये विमाहीन होता है, इसमें किसकी कोई भी विमा नहीं होती, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। वजह क्या है भैया, ऐसे समझो कि लेंथ का इसका डायमेंशन क्या होगा, डेल्टा L, चेंज इन लेंथ, ये भी तो मीटर में ही चेंज हो रहा है ना, और इसका वास्तविक लंबाई क्या है, मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो इसका कोई यूनिट हुआ क्या, नहीं, तो ये विमाहीन हो गई, इसकी कोई भी इकाई नहीं होगी, इसकी इकाई होगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब हमने आपको यह समझाना जरूरी क्यों समझा, बड़ा प्रश्न ये है। हमने कहा था कोई भी विषय शुरू करने से पहले हमारे दिमाग का 3 प्रश्न जो होता है उस विषय में हमें महारत हासिल करवा देता है। वो 3 प्रश्न क्या है, पहला व्हाट इज,
वाई वी आर स्टडिंग दैट टॉपिक, में हम इस विषय को क्यों पढ़ रहे हैं एंड हाउ, हम पढ़ेंगे कैसे। तो पहला प्रश्न है व्हाट, हमने पढ़ लिया। वाई पढ़ क्यों रहे हैं? देखिए हमने आपको एक विषय पढ़ाया इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी पढ़ाने के बाद हमने आपको ये चीज बताई कि जब कभी भी किसी भी मटेरियल, इलास्टिक नेचर जो होता है किसी भी मटेरियल का, वो आपका कहीं ना कहीं उसमें प्लास्टिसिटी होती है। उदाहरण के तौर पे हम ये ग्राफ समझेंगे। हम जब स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या करते हैं कि हम एक टेस्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं कि एक स्पेसिमेन लेते हैं, कोई भी हमने स्पेसिमेन ले लिया, कोई भी मटेरियल का, मान लो हमने स्टील का स्पेसिमेन ले लिया, एक स्टील ले लिया, स्टील का स्पेसिमेन ले लिया, हमने इसको अभी पॉइंट मत समझिए कि हमने इस पे क्या किया कि लोड अप्लाई किया, पुल अप्लाई किया हमने, ठीक है, टेंसाइल लोड अप्लाई किया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इस चीज को ऐसे समझिए कि जब हमने ये पॉइंट ए तक, यहां तक, सॉरी, जब हमने पॉइंट ए तक यहां तक लोड अप्लाई किया और पॉइंट ए तक अप्लाइड लोड अप्लाई करने के बाद हमने छोड़ दिया, ये पॉइंट ए तक लोड अप्लाई किया, हमने छोड़ दिया, तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस आ गया। ऐसा ही हुआ कि पॉइंट ई तक जो है हमने लोड अप्लाई किया, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस आ गया, ठीक है, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस आ गया। लेकिन अब ये पॉइंट ई तक जो वापस आया, ये इसकी हो गई इलास्टिक लिमिट। क्या हो गई? इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब इलास्टिक लिमिट कैसे हुई? अब मान लो कि आपने कोई इलास्टिक लिया, कोई रबर लिया, या कोई मटेरियल ऐसा जिनमें जो आपका क्या कहते हैं खींच सकता है, हमने वो लिया, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया हमने। तो हमने आपसे शुरू में ही कहा था और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ फोर्स तक वो चीज तनती है, उसमें तनाव आता है, वो खिंचती है चीज, उसकी डायमेंशन में चेंज आता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम उसको छोड़ देते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस आ जाता है। तो यही चीज यहां हो रही है कि हमने यहाँ पे लोडिंग की पॉइंट ई तक, लेकिन जब हमने अनलोडिंग कर दी तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में फिर वापस आ गया। हमने ए पॉइंट से लोड लगाना स्टार्ट किया, ये इसकी डायमेंशन ए तक है, हमने ए पॉइंट से लोडिंग लगानी स्टार्ट की और हमने फिर इसको जब छोड़ा तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस आ गया। यही है पिछली साइड में हमारे लिखा हुआ है कि ओनली अप टू ए द स्पेसिमेन इज लोडेड ओनली अप टू ए वेल विद इन द इलास्टिक लिमिट ई। इलास्टिक लिमिट ई है वहां तक। व्हेन द लोड करेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए is gradually removed, the curve follow the same path AO and the strain completely disappears। बस वही चीज कि जब हम इसको इलास्टिक लिमिट ई तक अप्लाई कर रहे हैं और फिर उसके बाद हमने अनलोडिंग कर दी, लोड हटा दिया, तो ये कर्व जो है फिर वापस आ जाएगा, यही बन जाएगा। मतलब इसमें कोई भी स्ट्रेन आपको दिख नहीं रहा है, यानी ये इलास्टिक है, ये प्रत्यास्थ है, यहां तक ये प्रत्यास्थ गुण प्रदर्शित कर रहा है इसका, ठीक है। यानी एक तक हमने इसमें फोर्स लोड अप्लाई किया, ई तक लोड अप्लाई करने के बाद अगर हम छोड़ देते हैं तो ये अपनी वास्तविक स्थिति ए ओ में फिर वापस आ जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी विकृति नहीं होगी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अब हम आगे देखते हैं कि अगले इस पॉइंट में देखिए, इसके जस्ट अपोजिट आगे ही हमने एक चीज लिखा है कि द स्पेसिमेन इज सेकेंड कर्व इज लोडेड अप टू पॉइंट बी beyond the elastic limit E. When the specimen is gradually unloaded, the curve follows path BC resulting in a residual strain OC, permanent strain। अब भैया बड़ी कठिन भाषा लिखी हुई है, समझना नहीं है इसको। कठिन भाषा कौन पढ़ेगा? नहीं समझना है, ऐसे पढ़ के मैं समझा रहा हूं, समझो इस चीज को। हमने क्या कहा था कि ये आपका इलास्टिक लिमिट है, ये प्रत्यास्थ बिंदु है, ये प्रत्यास्थ सीमा है कि यानी यहां तक अगर बल लगाने के बाद हम चीज को छोड़ देंगे तो कर्व आपका यहीं तक बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर वापस आ जाएगा, यहां से वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट अब मान लो कि ई के बाद तक हमने बल लगा दिया, ये कर्व है आपका, यहां तक हमने बल लगाया, इसमें यहां तक खींच दिया इस चीज को, तो क्या ये अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। भले ही ये मटेरियल इलास्टिक है नेचर में, लेकिन अगर हम इस पे बल यहां तक लगा दें कि इसमें जो चेंज आ जाए डायमेंशन में, ये बी तक आ जाए, ई के बाद तक, तो इसके एक्चुअल डायमेंशन में चेंज नहीं आएगा।
वैसे ही इलास्टिक लिमिट ई है, अगर हमने उसके पहले ए तक फोर्स लगाया, इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थता, यहां तक हमने लोड लगाया तो ये फिर अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाएगा। यही इलास्टिक लिमिट ई के बाद हमने अगर बी तक बल लगाया तो इसमें ये अपनी वास्तविक स्थिति में वापस ना आकर के ये कुछ न कुछ इसमें रेजिडुअल स्ट्रेन, इसमें कुछ न कुछ आपका विकृति आ जाएगा, दैट इज ओसी। ये विकृति आपका जो आया रेजिडुअल स्ट्रेन, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये कुछ न कुछ अपना रिकवरी भी करेगा, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक रिकवरी। चीज समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैकेनिक्स में पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं आगे और इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए आपको मैं प्रत्यास्थता और अप्रत्यास्थता के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको और अच्छे से समझ लीजिए एक बार। हमने कहा कि किसी भी मटेरियल का जो इलास्टिक लिमिट है, प्रत्यास्थ सीमा है जो, वो ई पॉइंट है। यानी अगर हम ई पॉइंट तक खींचेंगे उसको और छोड़ देंगे तो अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाएगा। तो हमने ए पॉइंट तक खींचा, यानी ई के पहले तक ही खींचा और हमने उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा? वो अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाएगा। यानी हम लोड अप्लाई किया और फिर हमने छोड़ दिया तो ये अपनी वास्तविक स्थिति में जहां तक गया था फिर वापस आ जाएगा। यहाँ से ऐसे कोई स्ट्रेन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। उसके जस्ट अपोजिट अब इसकी जो प्रत्यास्थ सीमा है वो है ई। अब हमने बल लगा दिया बी तक, हमने बल लगा के खींच दिया बी तक। अगर हमने बल लगा के बी तक खींच दिया तो क्या अपनी ये वास्तविक स्थिति में वापस आएगा? कतई नहीं आएगा। अब हम कह रहे हैं कि आपकी खाना खाने की क्षमता, दिन भर में आप खाना खाते हो 10 रोटी आप खा लेते हो दिन भर में, है ना। अब हम आपको अगर मान लो इनके हम आपको 8 रोटी भी खिला देंगे तो आप ठीक रहोगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो रोटी कम भी खाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वैसे के वैसे बने रहोगे जैसे हो। ठीक है, अपनी एक्चुअल पोजीशन कंडीशन में वापस आ जाओगे आप। लेकिन वहीं आपकी खाने की क्षमता 10 रोटी है, अब जबरदस्ती हम आपको खिला दे 15 रोटी। भाई अगर हम आपको जबरदस्ती 15 रोटी खिला देंगे तो अब अगले ही दिन से आप पेट पकड़ के भागोगे इधर उधर। तो ऐसा ही होता है मटेरियल के केस में कि जब कभी भी हम उसकी प्रत्यास्थ सीमा के बाद बल लगा देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ विकृति आ ही जाती है, कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, अब भाई ऐसे समझो कि अब आपका दोस्त है, दो दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब उन दो दोस्तों में बहुत ही आपसी सामंजस्य होता है। आपसी सामंजस्य एक सीमा तक होता है। सीमा तक का मतलब क्या है कि कभी कभार दोस्त गाली गलौज दे देते हैं एक दूसरे को। गाली दे दिया, कोई गाली दिया, एक गाली दिया, 2 गाली दिया, तो बर्दाश्त करता रहता दूसरा, उसने भी उसको गाली दी। लेकिन एक सीमा तक गालियां भी बर्दाश्त की जाती हैं और एक सीमा तक फिजिकल वो भी बर्दाश्त किया जाता है। कि पता चला कि हम एक दोस्त से बात कर रहे हैं, हमने 1 घंटा अब उसको जड़ दिया मजाक मजाक में, तो मजाक मजाक में वो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारी आपकी डेली की आदत है, प्रत्यास्थ सीमा है वो उसकी कि 1 घंटा आप बर्दाश्त कर रहा है, 2 घंटा आप बर्दाश्त कर रहा है ना। 1 गाली 2 गाली नॉर्मल वाली रोज बर्दाश्त कर रहा है, अब आप एक दिन अचानक से उसको गंदी वाली गाली दे दो, है ना। अब या फिर एक दिन उसको 4-5 घंटा आप गुस्से में जड़ दो, तो आप तो उसकी सीमा को पार कर गए ना। अब वो उसका व्यवहार जो पहले था आपके प्रति वो क्या वही बना रहेगा? नहीं बना रहेगा ना। कुछ ना कुछ आप उसमें विकृति आ गई, कुछ ना कुछ स्ट्रेन डेवलप हो गया। उसी को बोलते हैं स्ट्रेन। कि आप प्रत्यास्थ सीमा के बाद बल लगाने के पश्चात जब उसको छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ विकृति आएगी और उसी को हम बोलते हैं रेजिडुअल स्ट्रेन। उसी को हम क्या बोलेंगे? रेजिडुअल स्ट्रेन। कुछ ना कुछ अपना वापस तो लौटेगा ही, ऐसा नहीं है। अब दोस्ती आ रही है, कोई समझौता कराने चला आएगा, हम दो अब कोई बीच बिचौलिया वाला दोस्त आ जाएगा, समझौता करा देगा, तो उसी को हम बोल देंगे, जो समझौता हो जाता है उसी को हम बोल देंगे इलास्टिक रिकवरी। समझ गए? यानी 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्तों की अच्छी दोस्ती है, आपस में गाली गलौज चलता है, आपस में थोड़ा 1-2 घंटा आपकी मारपीट चलती है, लेकिन किसी एक दोस्त ने किसी एक दिन बहुत गंदी वाली गाली भी दे दी और 2-4 घंटा आप मार दिया, तो उसका व्यवहार दूसरे दोस्त के प्रति जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। उसी को बोलेंगे रेजिडुअल स्ट्रेन। और उस जब कोई तीसरा दोस्त बीच में बीच बिचौलिया कराएगा और उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत माहौल शांत होगा उसको बोलेंगे इलास्टिक रिकवरी। समझ गए ना? तो ऐसे ही होता है मटेरियल के केस में कि एक औकात के बाहर चीजों को खींचोगे तो उनमें कुछ न कुछ खराबी आएगी और वही खराबी कहलाती है हमारी रेजिडुअल स्ट्रेन। ठीक है, हर चीज की एक औकात होती है, वैसे ही ये औकात यहाँ पे है आपकी प्रत्यास्थ सीमा। हर चीज की एक सीमा होती है, तो वही सीमा है ये।
इसी सीमा के पहले तक अगर तुम ठीक हो तो ठीक हो, इस सीमा के बाद गए तो तुमने अपने अंदर कुछ न कुछ कमी ला दी, तो वही है आपका। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कोई भी एक इलास्टिक मटेरियल जो होता है वो कुछ न कुछ आपका प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ फोर्स के बाद। ठीक है, चलिए हम अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी भी आपकी होती है होमोजेनिटी एंड आइसोट्रॉपी। होमोजेनिटी एंड आइसोट्रॉपी क्या होता है? ठीक है, अब होमोजीनियस का मतलब क्या है कि अब हम कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी पूरी बॉडी में पूरे पार्ट में आपका जो भी क्या कहते हैं कंपोजिशन है वो सेम है। कंपोजिशन क्या है? सेम है, यानी उसके पूरे वॉल्यूम में पूरा उसका जो कंपोजिशन है चेन है सेम है, यानी उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हर पॉइंट पे सेम है, तो उस तरह के मटेरियल को हम बोलेंगे होमोजीनियस। अरे बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हम आगे और समझा रहे हैं अच्छे से इस चीज को। पहले बस अंग्रेजी वाले डेफिनेशन देख लो तुम लोग कि मटेरियल इज होमोजीनियस इफ इट इज हैज composition throughout the body. For such a material the elastic properties are same at each and every point in the body. ठीक है, और क्या कहते हैं अगला क्या है? आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी क्या है? इट इज इंटरसेक्टिंग टू द नोट दैट फॉर अ होमोजीनियस मटेरियल द इलास्टिक प्रॉपर्टीज नीड्स नॉट बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक, बड़ा ही पेचीदा है लेकिन समझो, हमारे लिए नहीं आपके लिए है। अगर अंग्रेजी में पढ़ोगे तो और अब अपने से पढ़ने की कोशिश करोगे तो भी वैसे समझो चीजों को कि होमोजीनियस क्या होता है। हमने कहा कि अब आप किसी भी कोई भी ऐसा मटेरियल ले लो जिसके हर पॉइंट पे हर कंपोजिशन जो है वो सेम है। अब हम कह रहे हैं कि हमने कोई एक घोल ले लिया किसी भी मटेरियल का, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि उस घोल में दो मटेरियल मिले हुए हैं, मान लो हमने चीनी और शक्कर का घोल ले लिया। अब चीनी और शक्कर कह रहा हूँ, चीनी और पानी का घोल ले लिया हमने। अब उस चीनी और पानी को घोल के हमने प्रॉपर मिक्स कर दिया। अब मिक्स करते हम लिक्विड का एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत ज्यादा उस पर मत जाना, अभी हम आगे समझा रहे हैं चीजों को कि लिक्विड का हमने वो ले लिया। अब उसमें पूरा प्रॉपर मिक्स्ड अप है, ठीक है। तो उसके हर पॉइंट पे जो चीनी की मात्रा है और जो पानी की मात्रा है वो सेम है थ्रू आउट, हर पॉइंट पे थ्रू आउट सेम है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस, हर पॉइंट पे मतलब हर बिंदु पे। और उस मात्रा की वजह से मतलब थ्रू आउट द सेम क्वांटिटी, सेम होमोजीनिटी, ठीक है, थ्रू आउट सेम कंपोजिशन होने की वजह से उसमें जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है हर पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होगी? सेम होती है। इसको बोलेंगे होमोजीनियस मटेरियल। फिर समझो चीजों को कि अब हम कहते हैं कि आप ह्यूमन बॉडी जो है, तो ह्यूमन बॉडी जो होती है तो उसमें क्या हर चीज का कंपोजिशन हर जगह पे इक्वल क्वांटिटी में है? नहीं है। कहीं ब्लड कम है, किसी जगह ब्लड की कम नीड है तो ब्लड कम है, कहीं ज्यादा नीड है तो कहीं ज्यादा ब्लड है ना। इसी तरीके से बहुत से मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें क्या कहते हैं हर पॉइंट पे आपका कुछ न कुछ, वैसे देखिए ये होमोजीनियस जो है ना, ये आपकी मटेरियलिस्टिक दुनिया में, हमारे सिविल इंजीनियरिंग और क्या कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में ये बस एक एजम्पशन के थ्रू माना जाता है कि चीजें होमोजीनियस हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई भी चीज एग्जैक्टली होमोजीनियस होती नहीं है। हम जस्ट अज्यूम करते हैं चीजों को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशन करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग क्या कहते हैं किसी भी डेटा को डिसाइड करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ये चीजें होमोजीनियस है, मान लेते हैं। इसके लिए चीजें होमोजीनियस होनी चाहिए, हम मान लेते हैं, तो मान लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है कि मान लो कि कोई ऐसा मटेरियल, मान लो स्टील ले लिया आपने, तो स्टील के हर बिंदु पे, ये स्टील बॉडी है, स्टील के हर बिंदु पे जो क्वांटिटी ऑफ स्टील और स्टील के जिनसे मिलके बना है उनकी क्वांटिटी या फिर उनका जो क्या कंपोजिशन है वो सेम होना चाहिए। और अगर कंपोजिशन सेम है तो उसके हर बिंदु पे जो भी इलास्टिसिटी होगी वो सेम होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज और भी है कि अब जैसे कि हर डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता अगर सेम हो, ये जरूरी
नहीं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आइसोट्रॉपी क्या होती है? If a material is equally elastic in all the directions, it is said to be isotropic. अभी तक हमने क्या कहा था कि कोई ऐसा मटेरियल जिसके हर बिंदु पे, हर पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट, हर प्रत्येक बिंदु पर आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी मटेरियल की सेम हो, उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मटेरियल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? होमोजीनियस मटेरियल। वहीं उसके जस्ट उसके अपोजिट तो नहीं आएंगे, लेकिन अब आइसोट्रॉपी में क्या होता है कि ऐसा मटेरियल क्या कहते हैं, जिसके हर डायरेक्शन में आपका क्या कहते हैं, वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी मटेरियल जो है इक्वली हो, इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम हो हर डायरेक्शन में, उसको हम बोलेंगे आइसोट्रॉपिक मटेरियल। होमोजीनियस में क्या था? ईच एंड एवरी पॉइंट, हर बिंदु पे उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन आइसोट्रॉपिक में क्या है कि इसके हर डायरेक्शन में मटेरियल प्रॉपर्टीज जो हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी यानी प्रत्यास्थता गुण जो हैं, हर बिंदु पे आपका बराबर होगा। If however it is not equally elastic in all the directions, that is it possesses different elastic properties in different direction, it is called anisotropic। ठीक, कि यानी अगर कोई भी मटेरियल है उसकी हर डायरेक्शन में अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम नहीं है तो उसको हम बोलेंगे एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, और अगर हर ईच एंड एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे अगर उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज अगर सेम है तो उसको हम बोलेंगे क्या? होमोजीनियस। फिर से समझिएगा होमोजीनियस क्या है कि हर बिंदु पे उसकी प्रत्यास्थता गुण जो है वो सेम हो हर बिंदु पे, और इसमें हर डायरेक्शन में सेम होंगी, और हर डायरेक्शन में नहीं सेम होंगी तो उसको हम बोलेंगे अनआइसोट्रोपिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बढ़ते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक which permits a material to be drawn out longitudinally to reduce section under the action of tensile force। अब है क्या कि आप कोई तार ले लो, बिजली का खुला हुआ जो तार होता है ओपनली, कॉपर वायर ले लो या फिर एल्यूमिनियम वायर ले लो, कोई भी वायर ले लो। जब मोटर है, डायमीटर आप मान लो 4 mm का है, उस पे फोर्स लगाने के बाद उसमें जो उसकी तनने की टेंडेंसी होती है, खींचने की जो टेंडेंसी होती है, उसका जो ये गुण होता है उसको हम बोलते हैं उसकी डक्टिलिटी। क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। समझ गए? In a ductile material, therefore, large deformation is possible before absolute failure of rupture takes place. Example, wire drawing। हम वायर ड्रॉ कर रहे हैं और तार बना रहे हैं, तो तार बनाने के लिए उस मटेरियल को लॉन्गिट्यूडनली जब हम खींचेंगे तो उसमें क्या होता है कि एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ रप्चर टेक्स प्लेस। ठीक है, पर्टिकुलर ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, कप कोन शेप बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये ऐसा समझो चीजों को कि ये मान लो कि एक तार है आपका, ये आपका तार है 20 mm डायमीटर का है। अब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ये लॉन्गिट्यूडिनली, तो ये खींच के आपका 10 mm डायमीटर का हो गया और लंबाई में भी इसके परिवर्तन आ गया। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। अब ये जो डक्टिलिटी होती है, ये प्रॉपर्टी जो होती है पर्टिकुलर लिमिट तक की प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी मटेरियल की होती है, उसके बाद इसमें क्या आने लगता है? रप्चर, यानी ये टूटने लगती है, ये टूट जाएगी। इस तरह का स्ट्रक्चर आपका क्रिएट हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका कप कोन शेप बन के ये टूट जाएगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही क्लास। हम आपको और अगली क्लास में लेके आएंगे डक्टिलिटी के बाद जो भी प्रॉपर्टीज हैं आपकी मटेरियल की।
फिलहाल के लिए आप आज इतना ही पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, चीज़ों को डीपली पढ़ाएंगे, एनालाइज करके पढ़ाएंगे। आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हाँ, आप रेगुलरली इस चैनल पे बने रहें, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को इस चैनल के बारे में बताएं। हम बहुत ही जल्दी सिविल इंजीनियरिंग के और भी सब्जेक्ट्स लेके आ रहे हैं। हमारी बहुत ही फैकल्टीज आ रही हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के बहुत से सब्जेक्ट्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाली हैं। तो आपके जो भी सीनियर्स हैं उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।